आगे बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू मेन डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द माइक्रो एंड द मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। क्लियर? तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑन द अदर हैंड द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द जनरल फैक्टर्स लाइक द इकोनॉमी, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड द लीगल फोर्सेस। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट है और दूसरा हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट है। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, MICRO। तो माइक्रो एनवायरनमेंट हम लोग ये देखने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इसमें जैसे आपको मालूम है कि तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू फैक्टर्स, दैट इज द इंटरनल फैक्टर एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने भी जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर है माइक्रो एनवायरनमेंट, दैट प्लेस अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंपनी। क्लियर है? किसी भी एक कंपनी के लिए जो भी हमारा जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जितना उसका इंटरनल फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हमारा एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? उसकी कंपनी के वर्किंग के लिए, उसके प्रोसीजर्स के लिए कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कि किस तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके राइवल्स कौन कौन है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म। क्लियर? द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड कंट्रोलेबल बिकॉज द एंटरप्राइज हैज कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। क्लियर है? तो इंटरनल फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो उसके अंदरूनी बात है, मतलब उसके घर का मामला है। क्लियर है? तो जब घर का मामला है तो वो जितने भी घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक कंट्रोलेबल एक सिचुएशन होती है कि वो चाहे तो वो अपनी जितनी भी जो वीकनेस है उसको छिपा सकते हैं। क्लियर है? उस पर वो वर्क ऑन कर सकते हैं। तो जितने भी जो कंडीशंस होती है वो उनका घर का मामला होता है, तो वो आराम से हमारी सारी जो घर की बातें होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। क्लियर है? सो दैट इज द इंटरनल फैक्टर। अब हम लोग इसमें पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, दैट इज द कॉर्पोरेट कल्चर। The value, beliefs, and attitudes of the founder and the top management of the company exercise a strong influence on what the company stands for, how it does things, and what it consider important. Clear है? तो कंपनी किसके लिए है, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी आगे करना क्या चाहती है, उसके एम क्या है, उसके गोल्स क्या क्या है, वो किस तरीके से जो भी कंपनी ने जो एम किया हुआ है, जो भी कंपनी ने सेट किया हुआ है अपना जो गोल है, वो कितने साल में वो पूरा कर सकती है। क्लियर है? तो ये जितनी भी जो बातें होती है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में जैसे लिखा हुआ है ना कि व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। तो जितने भी जो वैल्यूज हैं उसी कंपनी के, क्लियर है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आगे आने वाले कंपनी में जो 10 साल है वो मतलब कंपनी मेरी बहुत ग्रो कर जाए, इवन वो अराउंड पूरा इंडिया ही कवर कर ले। तो ये मेरे अंदर है ना। अब जब तक कि मैं अपने थॉट्स जो है मैं अपने कलीग्स को बताऊंगा ही नहीं, जितने भी जो मेंबर्स हैं वहां पे उनको बताऊंगा नहीं, तो क्या वो मेरे इस आइडिया को लेकर के उस पर वर्क ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? तो हमारे पास जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, वो हमें बताने चाहिए कि जो मेरी कंपनी है वो ये एम कर रही है, तो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम जस्ट टू अचीव दैट गोल। क्लियर है? कोई भी चीज हो सकती है। जैसे आप बायजूस ले लीजिए, आप ओयो ले लीजिए, आप रिलायंस ले लीजिए, आप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ले लीजिए जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है? ठीक है? आप विप्रो भी ले सकते हैं। तो ये कंपनी कभी ना कभी इन्होंने कभी एक छोटे स्तर से चालू किया होगा, कभी स्टार्ट किया होगा। तो वहां पे जब भी कंपनी स्टार्ट की होगी तो उनके दिमाग में भी एक विजन रहा होगा ना कि भाई मेरे को 10 साल बाद यहाँ पे देखना है, मेरे को 20 साल बाद यहाँ पे दिखना है। सो दैट इज द कॉर्पोरेट कल्चर। क्लियर? इस पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मेरा मिशन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी कोई भी जब काम करती है तो वो अपने लिए एक गोल सेट करती है। ठीक है? 10 साल बाद मेरे को यहाँ पे दिखना है, तो भाई 10 साल बाद हम लोग क्या सिचुएशन हो सकती है वो हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उस 10 साल के लिए हमारा जो एक साल का जो एक मिशन है, मेरा जो एक गोल है, हमें एक साल में ही सेट करना है। क्लियर है? तो मेरा मिशन क्या है वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग टाटा की बात करें तो टाटा में हमारे पास क्या था कि टाटा ने ये सोचा कि मैं एक नैनो कार बनाऊंगा जो कि एक आम आदमी के बजट में भी आ सकती है। 1 लाख रुपए की कार, क्या कभी किसी ने सोचा था? क्या इज दैट पॉसिबल दैट कैन समवन बाय अ कार वर्थ रुपीइंग ओनली 1 लाख रुपीज?
नो, नॉट एट ऑल। क्लियर है? तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, वो हमारा एक मिशन है, हमें इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो कंपनी ने वो चीज़ लेकर के भी आए और वहाँ पे उन्होंने किया क्या, वहाँ पे उसको, उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव भी किया। उन्होंने जैसे ही उस कार की लॉन्चिंग की, दे गॉट द मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि अगर कंपनी ने कोई एक गोल सेट किया होगा कि नहीं मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये जो प्रोजेक्ट है मेरे को ये करना है, तो यू हैव टू सेट दैट गोल एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्टिव एंड यू हैव टू जस्ट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? ताकि हमें अपनी इमेज भी एक अच्छी बनानी है और हमें जो हम एक कस्टमर को जो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं या उसको सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी हमें एक अच्छा ही होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि मतलब 1 लाख रुपए में, तो क्या मतलब कार तो 4 पहिए में ही चलती है ना, तो 1 लाख रुपए में भैया हम आपको गाड़ी के सिर्फ 2 ही पहिए देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो हमें उसको एक आम आदमी के बजट को भी देखना है और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, हमें उसको भी देखना है। इस पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द पॉइंट थर्ड, दैट इज द टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है? तो यहाँ पे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर मतलब जो सिस्टम होता है, जो पूरा डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जो भी कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन, जो गोल सेट किए हुए हैं, क्या ये सारे काम ठीक ठाक हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं, अच्छे से हो भी रहे हैं कि नहीं, हमारा कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से वर्क ऑन कर रही है, क्या उसका वर्किंग क्राइटेरिया है, क्या उसका शेड्यूल है, क्या हमारा जो कंपनी है वो 1 साल में जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, क्या कंपनी इज वेल इनफ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, क्या 1 साल में वो कर सकते नहीं कर सकते। तो सारा जो सिस्टम होता है वो कौन देखता है हमारे पास? यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज द पावर स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि भाई साहब कि द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो हमारे सीईओ, जिसे कहते हैं ना कंपनी जो चलाता है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो क्या है कि उनके जो पावर्स है हमारी एक साथ आनी चाहिए, हमारे जो आइडियाज है, थॉट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, वो हमारे साथ उनके मैच करने चाहिए। क्लियर है? जब तक कि उनको उनका सपोर्ट मिलेगा नहीं, वो हम लोग काम ही नहीं कर सकते। क्लियर है? द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट enjoys the support of shareholders and employees at different levels also has an important bearing on decision making and working of the कंपनी। क्लियर है? तो जहाँ पे हमारे कंपनी का जो पूरा क्राइटेरिया होता है वो क्या है, हर एक के सपोर्ट पे ही निर्भर करता है। जो एम्प्लॉयज हैं वो तो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो सीईओ हैं आपके पास, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका भी एक साथ आना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? कोलगेट कंपनी ले सकते हैं हम लोग, मैकडोनल्ड्स ले सकते हैं हम लोग, केएफसी ले सकते हैं, ठीक है, या पेप्सोडेंट ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। तो जितनी भी आपके पास कंपनी है, हर एक कंपनी कोई ना कोई आपके सीईओ होंगे, बहुत सारे आपके मेजर शेयर होल्डर्स भी होंगे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उनके साथ जो हर एक की एक सहमति होनी चाहिए। ठीक है? जब वो लोग साथ आएंगे, जब वो लोग एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, तभी कंपनी आगे काम कर सकती है, तभी कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट में वर्क कर सकती है। क्लियर है? जो कि कंपनी के लिए बहुत एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। इस पॉइंट हमारे पास कंपनी इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी। क्लियर है? तो यहाँ पे कंपनी की इमेज के, जैसे अभी हमने बताया पिछले पॉइंट में कि जो जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके भी एक मतलब एक ब्रांड की इमेज होती है। क्लियर है? अगर मैं सिंपल आपसे कहूँ कि भाई साहब अगर आपने च्यवनप्राश खाना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक आता है क्या, च्यवनप्राश मतलब डाबर का च्यवनप्राश। क्लियर है? मैं कहूँ कि बटर खाना है, तो मक्खन मतलब क्या होता है, अमूल बटर। तो मतलब कंपनी ने अपनी एक इमेज ही एक ऐसी बना ली है। क्लियर है? मतलब टूथपेस्ट दैट इज द कोलगेट, कोलगेट हमारे पास एक नंबर 1 है। क्लियर है? टेलीविजन बेस्ट क्वालिटी में जाना है तो फिर सोनी। क्लियर है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ की एक इमेज ऐसी बन चुकी है कि अगर आप मतलब ये चीज़ लेनी है आपको, तो हमारे पास ये कंपनी है, ये कंपनी इससे बेस्ट तो कोई बना ही नहीं सकता। स्मार्टफोन्स में लेना है तो फिर आईफोन्स। क्लियर है? एप्पल, तो मतलब ये बेस्ट है। क्लियर है? तो हमारे दिमाग में तुरंत एक इमेज बनती है कि हाँ भाई साहब ये चीज़ें तो इस कंपनी की, ये चीज़ें तो इस कंपनी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक कंपनी की जो एक इमेज होती है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ह्यूमन एंड द अदर रिसोर्सेज। क्लियर है? तो कोई भी जब कंपनी जब कोई काम कर रही होती है, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है उसको मैन पावर लगता है, और जितने भी जो अदर जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसको कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी एक काम करने के लिए, सो दैट नीड्स द सपोर्ट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अभी माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़े थे, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में 2 टॉपिक थे हमारे पास, एक इंटरनल फैक्टर और एक हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है,
एक्सटर्नल फैक्टर पे हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास क्या है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि जितने भी जो कंपनी के बाहर के जो लोग हैं, जितने भी जो कस्टमर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स लोग होते हैं, तो उनको हम लोग एक एक्सटर्नल फैक्टर मानते हैं। क्लियर है? विच डू हैव द फाइनेंशियल स्टेक्स इन द कंपनी, उनको हम लोग स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या है कि द एक्सटर्नल फैक्टर्स और द फोर्सेस रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप और एजेंसीज with which a particular business organization come into a direct and the frequent contact in the course of its functioning। क्लियर है? या तो कंपनी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हो सकती है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी होते हैं, तो उनको भी वो भी हमारे कंपनी के लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में आते हैं। क्लियर है? These individuals and the groups are also known as stakeholders because they have a stake in the working and performance of the particular business organization। क्लियर है? जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी जो लोग होते हैं, कोई आपका कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि आपकी कंपनी से वो रिलेट करता हो। ठीक है? दैट ही और शी मे बी अ स्टेक होल्डर ऑल्सो। क्लियर? सो दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहां पे इंटरनल फैक्टर का सिस्टम अलग होता है और एक्सटर्नल फैक्टर का सिस्टम अलग होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमारे पास कस्टमर्स। क्लियर है? तो कस्टमर नॉर्मल सी बात है, हम और आप, हमारे और आप जैसे लोग ही जो कस्टमर होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज होते हैं उनको वो परचेज करते हैं। क्लियर है? तो कस्टमर को चाहे वो स्मार्टफोन चाहिए हो, चाहे उसको टीवी चाहिए हो, चाहे उसको एसी चाहिए हो, तो कुछ भी अगर उसको चाहिए तो उसको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। क्लियर है? बेस्ट चीज ही मिल जाए और इंसान के बजट में भी आ जाए। पॉइंट हमारे पास कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है? तो किसी एक कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हर एक सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक इतने सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास। कोई भी एक ब्रांड आप ले लीजिए तो उसके भी इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आपके पास ऑलवेज सब्स्टिट्यूट उसका होगा। क्लियर है? जैसे कि आप बिस्किट्स ले सकते हैं, आप टेलीविजन ले सकते हैं, आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। स्मार्टफोन में कितनी ही कंपनीज हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी एंड शाओमी, सैमसंग एंड बहुत सारी, एप्पल। ठीक है? तो इतने सारे हैं कि एटलीस्ट कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये फोन लूं या ये फोन लूं। क्लियर है? तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। हमारे पास सप्लायर्स। क्लियर है? तो अब सप्लायर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के जो प्रोडक्ट जो बना रही है उसको जो रॉ मटेरियल लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लायर्स। ठीक है? तो सप्लायर का काम यही होता है कि जो वो ऑन टाइम, जितना भी जो जिस टाइम पे कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइमली जो अपना जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी को वो प्रोवाइड कराएं। क्लियर है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कुछ कंपनी में स्ट्राइक वगैरह हो जाती है या सप्लायर टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं दे पाते तो कंपनी के प्रोडक्शन पे वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी और द मिडिल मैन। क्लियर है? तो आप कुछ भी सामान लेने जाते होंगे तो आप नॉर्मल सी बात है कि एक प्रोविजन स्टोर से सामान लेते होंगे, घर का राशन अगर लेना है या अगर मोबाइल वगैरह लेना है तो आप किसी दुकान से लेते होंगे। तो जो दुकान वगैरह जो होता है वो क्या होता है? एक रिटेलर होता है। क्लियर है? तो रिटेलर, होलसेलर, जितने भी जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? वो मिडिल मैन होते हैं। तो वो अपना अपना जो परसेंटेज, अपना अपना कट काट के ही वो आपको वो सामान देते। क्लियर है? तो कंपनी को बनाने में कोई चीज प्रोडक्शन कॉस्ट आया उसका मान लीजिए कि 6 रुपए। हम लोग एक बिस्किट की बात कर ले, अगर आप 10 रुपए का बिस्किट खरीद रहे हैं तो कंपनी को बनाने में उसकी लागत लगती है 6 रुपए, लेकिन वो आपको मिलता है वो 10 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जो होलसेलर हैं और जो रिटेलर हैं वो भी अपना कट लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है और फिर वो आपको उस मैक्सिमम प्राइस पे वो देते हैं करके। क्लियर है? सो दैट इज द मिडिल मैन। ठीक है? हर एक के उसमें रूप में होता है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो आपको होलसेलर हो, या जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से हम लोग डायरेक्टली सामान ले रहे हैं ऑनलाइन, तो Amazon एक मिडिल मैन के रूप में काम करता है, फ्लिपकार्ट एक मिडिल मैन के रूप में काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फाइनेंशियल। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? जितने भी जो फाइनेंसर्स होते हैं वो कंपनी को कहाँ से मिल रहे हैं? शेयर होल्डर हो सकता है आपका, डिवेंचर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे कंपनी को फंड्स मिल रहे हैं, जहाँ से कंपनी को कैपिटल मिल रही है अपनी कंपनी को रन कराने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पब्लिक्स। तो पब्लिक्स देख लीजिए, जितने भी जो लोग वगैरह होते हैं, अब कंपनी की इमेज कैसे, कंपनी कैसे वर्क ऑन करे, किसके लिए काम कर रही है। क्लियर है? तो पब्लिक इंक्लूड ऑल दोज ग्रुप्स हु हैव एन एक्चुअल और द पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी और हु इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? मीडिया, ग्रुप्स, एनवायरमेंटलिस्ट,
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह एंड लोकल कम्युनिटी आर द एग्जांपल ऑफ द पब्लिक। क्लियर है? तो जो एनजीओज वगैरह होते हैं या जितनी भी जो मीडिया होती है वो कंपनी के सामान को एक्सपैंड करने के मतलब वो हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो जितने भी जो रिटेलर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो चीजें कितनी हमारे वो लोगों के रीच में आ जाए, तो दिस इज नोन एज द पब्लिक्स। क्लियर है? तो दैट वाज द एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर यू। तो आई होप कि आपको जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।